नमस्कार। पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज है। और एक न्यूज ऐसी कि कर्मचारी आंदोलित हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर, हालांकि सरकार ने कहा हम फैसला लेंगे, एक कमेटी की बात हुई, उस कमेटी की बात से भी उतने खुश कर्मचारी नहीं दिखाई दिए हैं। और अक्सर मैं अकेले आता हूं, अब इंट्रो करता हूं, लेकिन आज मैंने कहा कि सबके साथ इंट्रो हो जाए तो बढ़िया है। सब लोग इस चर्चा में शामिल हैं। सतीश भाई बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुदीप राणा जी स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष नोटियाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, महेश भट्ट जी हमारे साथ, कर्मचारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप सबसे बात करेंगे इस पूरे मसले पर, अब तक क्या कुछ रहा और आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उपनल कर्मचारी इस इसके भी चलने वाले हो। सरकार के फैसले को, कैबिनेट में जो मोहर लगी, जो फैसला लिया गया कमेटी बनाने वाली बात को कैसे देख रहे हैं, वो दिखा नेट इसलिए पीठ थपथपा रही है, सरकार इसलिए पीठ थपथपा रही है क्योंकि इनको 20 तारीख को हाईकोर्ट में जवाब देना है। अब इन्होंने बहाना ढूंढना था कि साहब हमने तो समिति का गठन भी कर दिया है और हमने टाइम भी दे दिया है, 2 महीने बाद फिर ये और बहाना ढूंढेंगे। तो मैं इन छलाओं में आने वाले नहीं इस बार। इस कर्मचारी हमने जो शुरू से ठान लिया था कि समान कार्य समान वेतन आप तत्काल, हमने ठान किया लेता, इनने खुद ही बोला था जब हमारी शैलेश भगोरी साहब से बात हुई थी, इनने कहा कि समान कार्य समान वेतन हम 1-2 दिन में दे देंगे आपको और नियमितीकरण के लिए हमें टाइम चाहिए, तो हम उसमें राजी हो गए थे। परंतु कल इनके हमारे साथ इतना बड़ा छलावा किया जाता है कि कल कैबिनेट में कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को गुमराह करने के लिए ये साजिश रखी जा रही है। उपनल कर्मी 22,000 कर्मचारियों के लिए साजिश रखी जा रही है कि हमने साहब आपके लिए बहुत अच्छा वो ले लिया, फैसला ले लिया। मैं आपको बता दूं, कल वाली कमेटी से 2016 से कल 7 कमेटियां गठित कर दी। उन 7 कमेटियों का आज तक कोई अता पत्ता नहीं है। अब ये कमेटी क्यों गठित की गई है, ये मेरी समझ से परे है। सुधांशु प्रमुख सचिव साहब जो है, उनकी या तो वो उनकी जो कमेटी थी वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी या उनके पास डिसीजन पावर नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सब कमेटी का गठन किया है और ये बरगलाने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। हमने कल ही इस कमेटी का विरोध कर दिया था। अब जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो पाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भैया, चेतावनी तगड़ी है, लेकिन कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कमेटी वाली बात वो मुख्यमंत्री जी और सब कमेटी का गठन उसमें करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी था कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है, उसमें बहुत गहनता से विचार विमर्श किया गया। और चूंकि इसमें कई हितधारक हैं और कई तरह की और इश्यूज भी हैं, तो उस पर विचार विमर्श करते हुए और समस्त हितधारकों से बात करते हुए उस पर निर्णय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का इसमें निर्णय लिया गया। वो कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए अधिकृत किया गया कि वो मुख्यमंत्री जी और सब कमेटी का गठन उसमें करेंगे। तो ये कमेटी जो है वो ठीक नहीं है। कमेटी खेला जा रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, ये उपनल कर्मचारियों का कहना। लेकिन ये मसला इतना बड़ा है, हम सब लोग जानते हैं। प्रदेश के कई विभाग ऐसे जहां पर स्थायी और सरकारी एक का दुक्का कर्मचारी, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सब उपनल कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कंधों पर है। ये हम सब जानते हैं। प्रदेश में बहुत सारे विभाग होंगे। महेश भट्ट जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। क्यों बार बार आपकी लड़ाई मुकाम तक पहुंचने से रह जाती है? अभी जब कमेटी बन गई उसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको मंजूर नहीं है। भट्ट जी, चलिए ठीक है, जब आएंगे तब बात करेंगे। सतीश भाई से बात कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर सरकार का आता है ना। सतीश भाई, मैं अभी गिन रहा था, ये तो बाइट में बता रहे कि 7 कमेटियां, 5-6 तो मैं भी गिन पाया था, 7 तक मैं नहीं पहुंचा था। कोई सचिव की, कोई कौन से सचिव की, कोई 4 सदस्यीय, कोई 5 सदस्यीय, कोई कितने सदस्यीय कमेटियां इस मामले में बनती रही है। और फिर मुख्य सचिव, लास्ट वाली मैंने जो देखी थी मुख्य सचिव की, उसमें थी एक। लेकिन कोई भी कमेटी इनको लेकर, इनकी मांगों को लेकर काम नहीं कर पाई या फिर मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई। इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? देखिए पंकज भाई, हमारी सरकार जो है वो उपनल कर्मचारियों के हक और उनके अधिकारों के लिए और उनकी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। देखिए, हमारी
जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ववर्ती उपनल कर्मचारियों के लिए जो घोषणा की थी, और ये कहीं ना कहीं ये उसी के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया एक कदम है जो आखिरी तौर पर या उस फाइनल जो डिसीजन है उसकी ओर इशारा करता है कि अब उपनल कर्मचारियों का जो भी नियमितीकरण होना है, जो उनकी भत्ते होने हैं, जो उनकी सैलरी को लेके होना है, सारी चीजों को लेके जो होना है, टीए डीए वगैरह सारी चीजें जो होंगी वो सब चीजों को लेके अब जो कमेटी अपना फाइनल डिसीजन लेगी, और नियमित अंतराल के अंतर्गत नियमित अंतराल में शासन को अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद जो बोला गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा, वो सभी के सामने आएगा। देखिए पंकज भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सभी लोगों के, सभी उत्तराखंड वासियों के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के संघ के काम करने वाले हों, चाहे उपनल कर्मचारी हो या अन्य संविदा वाले हों, सभी के लिए एक नियमितीकरण वाली जो नियमावली वो लेके आ रही है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि उपनल कर्मचारियों से भी और उनके संघ से भी कहना चाहता हूं कि देखिए 2027 में चुनाव आने वाला है। आप किसी विपक्षी दल के बहकावे में आके या उनके हाथों में खेलना छोड़ के आपको सरकार पे विश्वास रखना चाहिए कि सरकार जो है वो आपके हक के लिए ही कार्य कर रही है। देखिए, हम किसी के भी अधिकारों को हक और हकूक को नहीं मारना चाहते हैं ना, हमारी सरकार की ऐसी कोई निष्ठा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कह रहा हूँ कि निष्ठा अच्छी है, बस अभी तक ये बयान नहीं आया था, जैसे आपने कहा ना विपक्षी की भूमिका मत निभाइए, यानी कि वो फिर से शुरुआत हो गई उस चीज की। लेकिन मैं एक सवाल मैंने आपसे और किया था, जो इससे पहले 4-5 कमेटियों का नहीं, जिक्र हो रहा है। पंकज भाई सुनिए, पंकज भाई मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, आपने जो बोला कि ये बातें नहीं आई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको नहीं दिखे बेरोजगार संघ के आंदोलन में विपक्ष के नेता वहां पे अपने प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए? आपको उपनल केस में नहीं दिखे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब मैं ये कहना चाहता हूं तो आप ऐसा दोगला रवैया, पंकज भाई सुनिए तो सही, मैं कहना चाहता हूं ऐसा दोगला रवैया क्यों अपना रहे हैं? जब हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे, राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये हरीश रावत इनके विपक्ष के नेता हुआ करते थे। जब परेड ग्राउंड में गेस्ट टीचरों का आंदोलन हुआ था और ये बैठे थे वहां जाके कि मेरी सरकार आएगी, कांग्रेस अगर आएगी तो आपको नियमित करा जाएगा, आपकी सारी मांगे पूरी करी जाएंगी। लेकिन जब दोबारा सरकार रिज्यूम होती है हरीश रावत जी की, वो भूल जाते हैं, वो नदारद रहता है मुद्दा। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए। हम कम से कम ऐसा तो नहीं कर रहे। जी जी, ठीक है। आप मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, मैंने उसमें जोड़ा था। पिछली 4-5 कमेटियों का रिजल्ट क्या रहा? 2016 से लेकर अब तक की जो कमेटियां हैं, 5-6 कमेटियां हैं मेरी नजरों में, जो अलग अलग टाइम पर बनी हैं। कोई 21 में बनी, एक 25 में बनी, एक से पहले 16 में बनी। इन कमेटियों का रिजल्ट क्या रहा? सतीश भाई, कोई जानकारी है? देखिए पंकज भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, देखिए पंकज भाई, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी को अधिकार है अपने हक लेने का, आंदोलन करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर उपनल कर्मचारी इस चीज को लेकर अगर काम कर रहे हैं, इस चीज को लेकर आंदोलन रत हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, अपने हक लेने चाहिए, और वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में यही तो एक इसकी खूबसूरती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि पूर्ववर्ती कमेटी बनी, ये हुआ वो हुआ, देखिए कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप ही काम होते हैं। देखिए पंकज भाई, केवल हमारे उत्तराखंड की जो नियमावली है वही ये नहीं हो रहा इस तरह की रिक्रूटमेंट, अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की नियुक्तियां करी जा रही है। लेकिन हम उसमें आगे बढ़ के अगर नियमावली तय कर रहे हैं तो इन्हें प्रशंसनीय बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखो, कोई 6 महीने साल भर की बात हो तो हो, 10 साल तो आपको 10 साल हो जाएंगे इस बार ना। तो अब कितना समय किसी को किसी चीज के लिए दिया जा सकता है, या कब तक वो बात होती है? या तो सीधे साफ इनकार कर दिया जाए। मेरा मानना यह है कि भैया हम नहीं कर सकते, आप जैसे हो वैसे ही रहिए। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए या जब वोट चाहिए हो तो उस वक्त नए नए लॉलीपॉप दिखाए गए, नए नए तरीके से बताया गया, लेकिन बाद में नहीं होता तो तकलीफ होती है। चाहे आप बता दीजिए कि नहीं होना है, नहीं करना है, तो अच्छी बात है, नहीं होना, सब भी सोच लेंगे नहीं होना है। आशीष नौटियाल जी को हम चर्चा में लाते हैं, क्योंकि मसला आज से थोड़ा है। उपनल कर्मचारी नौटियाल जी पता नहीं कब से प्रदेश को सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सरकारी भर्तियां नहीं हो पाती, उन सरकारी भर्तियां का नहीं होने के कारण उपनल कर्मचारियों को माना गया। चले, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपने प्रदेश के कर्मचारी हैं, लोग हैं, चलो रोटी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। कई विभाग ऐसे में इन्हें देखा हाल में, 2 स्थायी कर्मचारी हैं सरकारी और 5 वहां पर अस्थायी, यानी कि ये उपनल कर्मचारी, और इनके जिम्मे वो सब लेखा जोखा, अकाउंट का काम, इसका काम, उसका काम, अस्पतालों में वार्ड बॉय, नर्स,
टेक्नीशियन, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोई ठोस तरीके से इनको लेकर कोई बात या इनके हक को लेकर कोई ऐसी रायशुमारी या कुछ ऐसा निकलता नहीं दिखा करती ना, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। पंकज जी देखें, उपनल कर्मचारी जो है एक माध्यम था, सरकार की नौकरी देने का एक माध्यम था। और जब उपनल कर्मचारियों को आप उनके अगेंस्ट में उसी विभाग में अन्य लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं, पर उनको आप पक्का नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार की समस्याएं उपनल कर्मचारियों के शोषण की सामने आती रहती है वक्त वक्त पे, और इसलिए कर्मचारी संघ भी बना, जिसमें कर्मचारियों की हितों की रक्षा के लिए हमारे बीच में भटजी है कार्यकारी अध्यक्ष, तो उन लोगों वो लोग बीच में हितों की रक्षा के लिए एक अपनी इन्होंने बनाई, समिति बनाई, जो भी करा, तो ये लोग हितों की रक्षा के लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए पंकज भाई, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सब जानते हैं, और हो सकता है कांग्रेस की कुछ बातें जनता को बुरी भी लगी हो, इसलिए जनता ने विपक्ष में बैठाने का भी काम किया। लेकिन आज जब जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर हम लोग जाते हैं, तो विपक्ष को एकदम आग लग जाती है कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। अरे आप कितनी तानाशाही करेंगे। इन लोगों ने देखें, जो जहां पर धरना स्थल था देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड में, उसको उठाकर कहां शिफ्ट कर दिया आप देखें, या उस जगह पर फेंक दिया जहां पे रात को जानवर आते हैं, सांप आते हैं, जानवर, उस जगह पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया, उनको कुचलने का काम किया कि कोई धरना भी ना दे सके। आज कर्मचारियों को उस जगह पर बैठना पड़ रहा है जो वाकई धरना स्थल नहीं है, लेकिन अगर वहां बैठेंगे तो कोई देखेगा ही नहीं, तो वहां तो बैठना पड़ेगा। चाहे बेरोजगार संघ के लोग वहां पर बैठे थे, चाहे आज कर्मचारी बैठे हैं, फिर ये लोग अलग अलग धाराओं पे मुकदमे भी लगाते हैं। लेकिन देखिए आज जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और सरकार जो है कर्मचारियों को लेकर क्या क्या चीज रह गई, क्या चीज होनी चाहिए थी। देखिए 25 साल उत्तराखंड को हो गए, अगर उत्तराखंड जब बना तब कोई उपनल कर्मचारी लगा होगा तो 25 साल की सर्विस तो सीधे हो गई ना। उसके बाद वाले तो गिन लीजिए 10 साल 12 साल। कट ऑफ को लेकर कोई बातचीत नहीं। एक कोई अभी कौन थे सचिव साहब के, इस कमेटी के अध्यक्ष कोई थे, वो बोलते हैं कि वो डेटा मंगाया गया है विभागों से, वो विभाग वाले डेटा ही नहीं देते हैं, वो डेटा का इंतजार कर रहे थे। कुछ बताया उन्होंने 42,000 आ गया या 42,000 रह गया ना। अब इन कमेटियों को लेकर सवाल किया जाता है, भैया कोई कमेटी मुकाम तक नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, कहां पर क्या हुआ, तो किसी पर जवाब नहीं होता। कैसे भरोसा किया जाए फिर सरकारों पर। पंकज भाई, ये तो सरकार दिन काटने वाली बात कर रही है, किस तरह से 2-4 दिन कट जाए, फिर 2-4 महीने कट जाए, इस प्रकार समय को बिताने की बात कर रही है। इतने बुरे हालात में उत्तराखंड को लाकर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हैं, और कई विभागों में तो तनख्वाह दे ही नहीं पा रहे हैं। उपनल कर्मचारियों की तक तनख्वाह नहीं आती है। मेन आप देखिए रोडवेज कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आ रही है, शिक्षा विभाग में तनख्वाह नहीं आ रही है। स्थिति बहुत विकट है। सरकार ने उत्तराखंड को कर्ज में डाल दिया, और आज जब तनख्वाह देने के लिए नहीं है इनके पास, तो अब ये जो है इन लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। दिवाली जैसे समय पे लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल पाई, ये सब सरकार की नाकामियां हैं। और जब सरकार की नाकामियां हैं और सरकार चला नहीं पा रही है, तो आप इस्तीफा दे दें और देखिए कांग्रेस कैसे आप पक्की करती है, कैसे नौकरी देती है। आप सीखने की जरूरत है सरकार को। आप अपने प्रचार में तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। आपने जो है अभी प्रधानमंत्री जी जब इधर आए थे, इसमें अपने FRA में आए थे, आपने इतने खाने के पैकेटों के लाखों रुपए के खाने पीने में बर्बाद कर दिया, पर आप तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। 50,000 खाने के पैकेट बनवा दिए, 75,000 बनवा दिए, वहां बर्बाद कर सकते हैं पैसे को। राज्य के बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगाने में, अपनी छवि चमकाने में, सिर्फ बैनर पोस्टर से छवि नहीं चमकती है, इससे भी छवि चमकती है। जो कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं आपके खिलाफ, इससे भी आपकी छवि दिखती है। ये बिना पैसे खर्च करे अपनी छवि को देख सकते हैं किस प्रकार पे सड़क के अंदर कर्मचारी बैठे हैं। दून हॉस्पिटल में देख लीजिए, कल को मैं देख रहा था अखबार में, किस प्रकार से जो है सफाई कर्मचारी वहां पर नहीं है, क्या व्यवस्था किस तरह की हो चुकी है। व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है, आम आदमी परेशान है। सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, और अपना कोई भी नहीं चाहता सड़कों में बैठना, सड़कों में कोई बैठना नहीं चाहता, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मेज भट्ट जी, ये तो सब बोल रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, बल नियम से काम होगा, नियमावली से काम होगा, तमाम चीजें प्रोसेस से चल रही हैं। अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, 50 साल लग जाएंगे, बोल उम्र हो जाएगी तो। हाँ, क्या कहेंगे आप? नेटवर्क प्रॉब्लम है कुलदीप भाई। ये जो रवैया है सरकारों का जनता के प्रति, या फिर अपने कर्मचारियों के प्रति, या फिर उन सेवकों के प्रति जो 25 साल से अपना काम कर रहे हैं, या जनता की सेवा कर रहे हैं, या रोजगार अपना कर रहे हैं, तो उनको लेकर ये वाला जो रवैया है कि कमेटी दर कमेटी, ये दर ये वादे वादा खिलाफी, ये कब तक चलेगा? ये क्यों है? 25 साल रजत जयंती मना रहे हैं, तब भी वही सवाल हमारे सामने है जो 25 साल पहले खड़े।
जी पंकज जी, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, रवैया। बिल्कुल ये कुछ ऐसी ही चीजें दर्शा रहा है कि राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हमने रजत जयंती मनाया। दो चीजें रही, अगर हम सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिसमें सभी सरकारों ने काम किया, सभी दलों ने मिलकर के काम किया, राज्य आज एक बदलाव के साथ एक मुकाम पर है। जी। लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो इन बदलावों में कई सारी चीजें, कई भ्रष्टाचार की बीमारियां हमारे साथ आई, बेरोजगारी की संभावनाएं ज्यादा हमारे सामने अब उभर करके आने लगी, अव्यवस्थाएं अब ज्यादा रूप से उभर करके आने लगी हैं, वित्तीय प्रबंधन को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं राज्य में। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारी चीजें उन सरकारों की नैतिक जिम्मेदारियां थी जो क्रमशः उत्तराखंड में राज करती रही हैं, जिनको जनता ने चुनाव में चुन करके सत्ता की शीर्ष पर पहुंचाया। लेकिन कमोबेश हालात जो हैं वो वैसे नहीं रहे जो राज्य निर्माण के समय या राज्य आंदोलन के समय उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के पीछे चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, क्योंकि दोनों ही दल सत्ता में रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों की बात करेंगे। जो वादे किए जाते थे, जो बातें कही जाती, ठीक है। अब उपनल को लेकर के अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको बताऊं पंकज, 1 मार्च 2004 को पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार में उपनल का गठन होता है और उस समय इसका नाम उपनल नहीं था, उस समय इसका नाम था उपसुल। ठीक, ये उपसुल के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड जो हुआ करता था। और डॉक्टर हरक सिंह रावत उस समय पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री थे। उस समय इनकी संख्या जब भर्ती हुई तो उस समय ये तय हुआ था कि इसमें मात्र जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों को लिया जाएगा और मात्र कुछ 700-800 लोग उस समय निकल करके आए। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई, आगे निकल करके आते गए। क्यों? क्योंकि 6-7 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में विभागीय पुनर्गठन उस हिसाब से नहीं हो पाया था जिस हिसाब से एक नए नवोदित राज्य में हो जाना चाहिए था। हमारे विभागों का ढांचा नहीं बन पाया था, कई सारे विभागों का, जिसमें सचिवालय से लेकर के, निदेशालय से लेकर के और अन्य विभाग भी हैं जो जिला स्तर तक हैं, शासन के और प्रशासन के। ऐसे में कर्मचारियों की जरूरत होने लगी, समय के साथ चीजें बढ़ने लगी, कार्य का बोझ बढ़ने लगा, तो कर्मचारियों की जरूरत पड़ने लगी। तो फिर ये हुआ कि भैया एकदम से परीक्षाओं को लेकर के चीजें टकरा उसमें आ रही हैं, क्योंकि उस समय मूल निवास के मुद्दे भी उठने लगे थे, स्थायी निवास को लेकर के चीजें भी उठने लगी थी। तो उन्होंने कहा भाई उत्तराखंड के पूर्व सैनिक यहाँ ज्यादा है, इनको हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर है। तो ये उपसुल के रूप में आया। 31 जनवरी 2007 को उपसुल उपनल बना, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाई। ठीक, और धीरे 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 इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई। ये संख्या बढ़ी जब विभागों ने अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि जनरल खंडूड़ी ने एक आदेश जारी किया था कि विभाग आउटसोर्स से कर्मी कहीं और से नहीं लेंगे, आपको उपनल से ही लेना पड़ेगा। ये आदेश उस समय सारे विभागों के लिए जारी किया गया और उसके तहत ये हुआ कि भाई किसी विभाग को जरूरत है तो वो एमडी उपनल अपने विभाग के माध्यम से एमडी उपनल को, जो कि ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, उनको वहां पर अपनी डिमांड भेजेंगे और फिर वो उतने कर्मचारी आपको, उस लेवल के कर्मचारी आपको उपलब्ध कराएंगे जिस तरह की आपको मैन पावर की जरूरत है। 2013 में एक आदेश आता है, उसमें तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी एक आदेश करते हैं कि अब उपनल में हम गैर सैन्य पृष्ठभूमि के लोगों को भी लेंगे। ठीक, इसका हमारे पूर्व सैनिक बड़ा विरोध करते हैं और उसके बाद ये आदेश रिवर्ट हो जाता है। ठीक, 2018 में क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके, 10 साल से ज्यादा पूरे हो चुके थे, 2004 में जो लोग उपनल में आए थे, 2014 में वो लोग पूरे हो चुके थे और चीजें उस दिशा में नहीं जा रही थी, रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं निकल करके आ रही थी और उपनल कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर के भी एक असमंजस की। ठीक, तो फिर ये धीरे धीरे ये लोग कोर्ट गए, उन्होंने कानून धरने प्रदर्शन भी किए, सरकार से बातचीत भी की और फिर ये लोग को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, इनको न्यायालय की शरण में।
2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पर एक निर्णय दिया कि भैया आपने इन कर्मचारी, क्योंकि ये नियमावली में है, संविदा की जो नियमावली है उसमें ये है कि 10 साल से ऊपर जब आपका कर्मचारी हो जाता है तो उसको आप नियमित करेंगे, ठीक है, तो फिर आप भी इनको नियमित कीजिए, ठीक। तो 2018 में जब ये आदेश आया तो इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये बड़ा नकारात्मक था, क्योंकि उपनल में जितने भी लोग थे वो इस राज्य के युवा हैं। आज ये संख्या 22,000 पहुंच गई है। ये सारे उत्तराखंड के युवा हैं, ये उत्तराखंड के मतदाता हैं, ठीक है। इनके साथ इनके परिवार जुड़े हैं और ये उत्तराखंड के मतदाता हैं जो चुनाव में आपको वोट भी करते हैं। जी। सरकार कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपनल कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया, ठीक। अब ये सरकार की गले की घंटी बन गई। आप ये देखिए कि 22,000 कर्मचारियों का अगर हम मिनिमम 20,000 भी अगर वेतनमान मानते चले तो पूरे उसमें वर्ष भर में जो है 60 या 65 करोड़ से ज्यादा का खर्चा इनके वेतनमान पे नहीं, ठीक। ये मैं वर्ष की बात कर रहा हूँ, एक वर्ष का पूरा, ठीक है। आप ये लगाइए कि हम अपने कर्मचारियों को लेकर के, उन कर्मचारियों को लेकर के जो 2004 से उत्तराखंड के शासन और प्रशासन की रीढ़ बने हुए हैं, जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं पंकज जी, और मैंने ये बातें इसलिए विस्तार से बताई क्योंकि उपनल की आपको उस यात्रा को समझना पड़ेगा। 2013 में उत्तराखंड में, मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का गठन होता है, दिसंबर में एक शासन जारी होता है और 2014 से चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशालय अस्तित्व में आता है। जी। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर के अलावा जितने कर्मचारी हैं नीचे वो सारे उपनल से थे। ये तो मैंने भी कहा, डायरेक्टरेट जो है उपनल ने खड़ा किया। दून मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, दून मेडिकल कॉलेज के सारे कर्मचारी नीचे मिनिस्ट्रियल संवर्ग में, ठीक, सारे उपनल से थे। अकाउंटेंट उपनल से, तुम आपके सारे मतलब जो अन्य एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तमाम लोग सारे उपनल से थे। जी। और आज जब आपका मेडिकल एजुकेशन का ढांचा खड़ा हो गया, जब आपका हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज चलने लगा, आपके डॉक्टर निकलने लगे, तो आपने उपनल वालों से किनारा करना शुरू कर दिया। उपनल वालों को इतनी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा है। कई उपनल के कर्मी मुझसे बताते थे कि भाई साहब, अब तो आलम ये हो गया है कि जो नियमित कर्मी आ गए हैं, अधिकारी हमें कह देते हैं कि तुम उपनल वाले हो, तुम भ्रष्टाचार करते हो, तुम कामचोर हो। कह रहे हो हमने जो है रात दिन एक करके विभाग खड़े किए, तब तो कोई नियमित नहीं था, ठीक है, और आज हम पर ये आरोप लग रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सोच है ना, ये जो रवैया जो आपने कहा, ये रवैया उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस व्यवस्था को खड़े करने में वो किया है, ये बड़ा नकारात्मक है। नहीं, फिर वो एक सवाल वही रह जाएगा ना, मैं तो बीजेपी कुलदीप भाई ना सतीश भाई के पास जाऊंगा तो मेरे को वो पूछना पड़ेगा कि भाई इसको लेकर जब 10 सालों में कोई ठोस रणनीति बनी नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकारें चाहती नहीं कि इनको नियमित किया जाए, सरकारें चाहती नहीं कि इनको फायदा दिया जाए। अगर इनको फायदा देती है तो वो कौन सा बोझ है ऐसा बोझ जो बढ़ जाएगा, जो इनके सरकार के खजाने पर ज्यादा बोझ डाल देगा। अगर यही कर्मचारी आप पक्के तौर पर भर्ती करते हो, नई तरीके से लेते हो, नई तरीके से चीजें चलती हो, तो उसमें कितना और खर्चा आएगा। सतीश भाई, इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? भाई कुलदीप भाई ने बताया ना, मैंने खुद भी बताया था, कई संस्थान ऐसे हैं जो इनके भरोसे चल रहे हैं। अब अगर ये 22,000 बाहर आ गए ना तो देने के देने पड़ जाएंगे, मतलब काम नहीं चल पाएगा, ऐसी स्थिति है कई विभागों में। तो फिर उनको लेकर ऐसा ढिलमिल रवैया कमेटी दर कमेटी। नहीं देखिए पंकज भाई, नहीं देखिए पंकज भाई, सरकार का कोई भी ऐसा नजरिया नहीं है, ना कोई ऐसा उद्देश्य है। देखिए 4,000 करोड़ से लेके आज 1 लाख करोड़ तक का उत्तराखंड का बजट पहुंचा है। उत्तराखंड की इनकम जनरेट हुई है, इनकम बढ़ी है, इनकम के नए नए साधन यहाँ पे इजाद हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सरकार हमेशा उस और आगे अग्रसित है और सरकार को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा ही नहीं है कि पंकज भाई की सीधे
आपने बोल दिया और हमने कर दिया। देखिए उसमें सारा सिस्टम होता है, सारा देखा जाता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, उनका अपना जो अपना खुद का डिपार्टमेंट है वो है, तो सारे लोगों के साथ एक समंजस बना के सारी चीजें करी जाती हैं। और निश्चित तौर पे देखिए ये एक नियमित एक अंतराल दिया हुआ है, एक निश्चित अंतराल के अंतर्गत यहाँ पे सारी रिपोर्ट आनी है और उसके बाद ये होना है। इसमें तो कोई लाग लपेटा ही नहीं, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। और ठीक है, प्रोसीजर होता है, क्योंकि एक संख्या कोई ऐसी नॉर्मल संख्या नहीं है कि 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनको करना है। तो एक संख्या भी है, सभी लोगों को उनके अकॉर्डिंग जो उनकी अर्थ है उसके हिसाब से उनको मानदेय मिले, सारी चीजें मिले, सैलरी मिले, उनको पोस्ट मिले, तो वो सब चीजें देखी जा रही है। और उसमें निश्चित तौर पे ये देखिए जो भी कमेटी बनी है अपना ये फाइनल डिसीजन देगी, फाइनल रिपोर्ट देगी, और उसके बाद जो भी चीजें होंगी सबके सामने आनी है। उसके बाद ये पक्के हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी काम करेगी। देखिए पंकज भाई, निश्चित तौर पे जो भी ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, न्याय व्यवस्था ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो उनके आदेश हैं, उनका अनुपालन करा जाएगा। उसी के उद्देश्य को लेकर तो सारी चीजें करी जा रही हैं कि वो उद्देश्य पूरा किया जाए। ठोस तौर पर अभी भी नहीं किया जा सकता, नहीं कहा। नौटियाल जी देखिए, बस मामलों की गंभीरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, चाहे सरकार सिस्टम जो भी है। और ये 22,000 लोग वो लोग हैं जो लोग सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। सबसे उनका भी फायदा है कि उनका घर परिवार पल रहा है भाई, चाहे जैसे भी आए। एक और मसला है, इधर तो कमेटी दर कमेटी, एक ये भी रार है, मुझे मालूम नहीं उस पर कोई डिसीजन हुआ नहीं हुआ, आप लोग बताइएगा, कुलदीप भाई को जानकारी होगी तो। ये भी कट ऑफ भी तय नहीं है कि क्या मानक होंगे, क्या मानक नहीं होंगे, 10 साल होगा या क्या होगा, कहाँ से क्या होगा ना। अभी तो सिर्फ कमेटी खेला जा रहा है, उसके बाद एक और नया कोई पेज फंसा दिया जाएगा। मनीष भाई, पंकज भाई, जो प्रवक्ता आए हैं भाजपा के, उन्हें कुछ ना कुछ तो बोल के टाइम पास करना है, निकलना है। आप बताएं, झूठ कितना बोल रहे हैं कि इनकम के साधन बढ़ा दिए। अरे इनकम के साधन बढ़ा दिए, कर्जा ले रहे हो आशीष भाई, इनकम के साधन नहीं करना है, कर्जा ले रहे हो कि राष्ट्रपति साधन लग गया तो मुख्यमंत्री चले जाएंगे के बाद, और उसके बाद जब सरकार लौट जाएगी तो घर लौट जाएंगे। मतलब बाहर अंधेरा उजाला हो रहा है, तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो दिखता है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो दिखता है। अरे मुसाफिर झूठ मत बोलो, हम नहीं बोल रहे हैं, जाना है, झूठ तो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री गैस टीचरों के आंदोलन में इतना झूठ तो सब बोल रहे हैं। मतलब जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो इन्होंने बसें लगा दी थी, FRI लोगों को ले जाने के लिए। स्कूलों में बोला गया कि आपकी बच्चों को भेजना कंपल्सरी हो गया था। ऐसी झूठ बोलते हैं आप। वो 65,000 1 लाख लोग ज्यादा नहीं लगे, आज 22,000 लोगों में आफत आ रही है आपके। 1 करोड़ 25 लाख की आबादी उत्तराखंड की है। अगर आप उत्तराखंड की आबादी को आप 22,000 लोग ज्यादा बोलते, आप 22,000 कर्मचारी है जो जनता को अपनी सेवा देते हैं। इन कर्मचारियों की वजह से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हर विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं। मतलब बेमतलब की बातें बोलकर चल जाएंगे टाइम पास करके यहाँ पे। अरे मजाक बना किया आपने, किसी बात का जवाब देना नहीं आता, आप मजाक बना रहे। आप कह रहे हैं, बताएं कि यहाँ पर जो है बहुत इनकम बढ़ा दिया आपने, क्या इनकम बढ़ा दिया आपने? इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर पैसे खाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी आते हैं, झूठ बोलकर देते हैं, झूठ की दुकान बंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलते रहते हैं। देश के अंदर इतने हमले हो रहे हैं या बम फट रहे हैं और आप लोग विदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये झूठ बोलते हैं। बम हमारी सरकार ने बम फटने से बचाया है। आपकी सरकार तो फर्जी सरकार है जिसने देश को गुमराह कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को गुमराह कर रखा है। आपने कहां से क्या बोला था, लाल आंखें दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, क्या वो सिंदूर का कैसे हो गया दिल्ली के अंदर घटना? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। क्या बढ़िया चल रही है सरकार? जो सरकार तनख्वाह न दे पाए, जो पेंशन न दे पाए, जो महंगाई कम न कर पाए, जो देश को सुरक्षा न दे पाए, वो सरकार है? ये सरकार है? शर्म आनी चाहिए अपनी सरकार के ऊपर आपको। अरे एक समय देखना पंकज भाई, बहुत जल्दी समय आएगा जब इनको धक्के मार के देश से निकाला जाएगा। ठीक है, आपको तो निकाला जा चुका है।
आपको पता लग जाएगा आपको कैसे। आपने हर किसी का उत्पीड़न कर रखा है, वकील सड़कों पे है, उपनल कर्मचारी सड़कों पर है, शिक्षक सड़कों पे है, कौन सड़क पर नहीं है, युवा बेरोजगार सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, और सबका उत्पीड़न कर रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 2029 आने दीजिए अभी। और चलिए ठीक है, अरे आ मैं कह जाएगा, रहा हूँ ये चोरी चारी नहीं चलेगी अब, जिसके बल पे आप बोल रहे हैं चोरी करोगे। चोरी पकड़े जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। इसी चोरी के दम पे आप तेलंगाना में आ गए। पता है ना वोट चोर कौन है, वोट चोर कौन है, जनता को पता लग गया। बच्चा बच्चा जानता है वोट चोर को, वोट चोर को बच्चा बच्चा जानता है। आप चोरी के अगर उसमें बैठे हो उम्मीद में, तो भूल जाओ, अब चोरी नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली, नहीं चलेगी। हम बात करने भी नहीं है। जनता धोएगी पंकज भाई, जनता इनको धोएगी, पकड़ पकड़ के धोएगी। जैसे आज उनके नेता पीट रहे हैं, कल उनकी प्रवक्ता भी पिटेगी सड़कों में, जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। उपनल कर्मचारी हड़ताल में मजे ले रहे हैं यहाँ पे। आशीष भाई, एक बात बताइए, मतलब मैं बीजेपी को लेकर या सरकारों को लेकर सवाल कर रहा हूँ, मेरे को कहीं पर भी कोई एक्टिवनेस ऐसी नहीं दिखाई दी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर अब तक की बीजेपी की सरकार हो। वो चीज मुझे दिखाई नहीं दी, वो करंट दिखाई नहीं दिया कि उपनल कर्मचारियों का दर्द, उनकी तकलीफ या फिर उनके विषय पर कोई ऐसा ठोस किसी ने कोई कुछ किया हो ना। बड़ा ताज्जुब होता है कि जब सरकारें हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि नहीं भैया इनको ऐसा नहीं करना है, आप हाईकोर्ट ने गलत बोल दिया बल्कि। और दूसरी तरफ एक चीज और, सतीश भाई कह रहे हैं इनकम बढ़ी है, मैं कह रहा हूँ चलिए इनकम बढ़ गई, प्रदेश की अच्छी बात है, इनकम बढ़ी है। कर्जा ले रहे पंकज भाई, हल्द्वानी अस्पताल, कुमाऊं का बड़ा अस्पताल है हल्द्वानी में, 6 महीने से वहां तनख्वाह नहीं मिली। अभी पीछे मेरी बात हुई थी, बोले 3 महीने की मिली है दाजू, बाकी अभी भी नहीं मिली है। यही कर्मचारी आउटसोर्स वाले, यही उपनल वाले कर्मचारी वहां सेवा दे रहे हैं। अब वो काम करेगा या अपने घर के लिए रोटी का जुगाड़ ढूंढेगा, मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है। पक्का होना, नियमितीकरण तो बात की बात है जिसमें उलझे हुए हम लोग। कुलदीप भाई, ये जो कमेटियां बनी वाली, ये 4-5 कमेटियां बनी, क्या उनको हम निकम्मी कमेटियां कहते हैं, जिसमें सचिव, मुख्य सचिव तरीके के लोग उसके चीफ बनाए गए ना, वो कुछ काम धाम के नहीं थे, इसलिए ये नई कमेटी बनी जिसको सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री को बनना पड़ा, बनाया गया। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद होता है। और मैं कल कैबिनेट की ब्रीफिंग में सुन भी रहा था कि हमने उनके चयन को, उनके सेग्रीगेशन को लेकर के, और हमें डेटा नहीं मिल पा रहा है विभागों से। मतलब ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर ये बात कह रहे थे। विभाग अपने यहाँ पदों के सापेक्ष के अनुरूप ही डिमांड कर सकता है उपनल से, वो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकता है जी। जितने विभागीय ढांचे में पद होंगे उसी के अनुरूप वो उपनल से डिमांड करेगा। ठीक है, आपको अपने विभागों से मांगने की क्या जरूरत है? आप उपनल से मांग लो ना कि भाई किस विभाग को कितने कर्मचारी दे रखे हैं। सही बात है, उपनल के पास तो सारा डेटा है कि 22,000 कर्मचारी स्वास्थ्य को कितने दिए हैं, शिक्षा को कितने दिए हैं, सिंचाई को कितने दिए हैं, पीडब्ल्यूडी को कितने दिए हैं, उच्च शिक्षा में कितने हैं, चिकित्सा शिक्षा में कितने हैं, पता लग जाएगा, सारा का सारा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो घुमाने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि जब 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने उपनल के पक्ष में निर्णय दी थी, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा? ठीक, अभी हमारी सरकारें कहती हैं कि हमारा बजट 1 लाख करोड़ का हो गया है। 1 लाख करोड़ के बजट में हम अपने कर्मियों के लिए कुछ 100 करोड़ रुपए तनख्वाह के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। भाई, इस प्रदेश की अगर जीडीपी बढ़ी है तो किसका योगदान है? 2004 से विभागों में काम कर रहे इन उपनल कर्मियों का भी इसमें योगदान है। अगर आज हमारी सरकारें कहती है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 15,000 से और 2,70,000 हो गई है, तो इस प्रति व्यक्ति आय को 15,000 से 2,70,000 पहुंचाने में भी इन उपनल कर्मियों का हाथ है, इनका सहयोग है, इनकी भूमिका है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब मैं ये देख रहा हूं, और अभी चूंकि मैंने ये बात अभी हमारे बहस के दौरान भी उभर कर किया कि 2027 का चुनाव आने वाला है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो पूरी रणनीति है, जो पूरी चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर के ही हो रही है। राजनीतिक दल बहुत बखूबी जानते हैं कि जन आंदोलन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाता है। ठीक है, और ये कुछ चीजें बड़ी निराशाजनक हुई हैं विगत कुछ महीनों में उत्तराखंड में, कि अगर हमारे युवाओं को
बेरोजगारी के लिए धरने पर बैठना पड़ा, परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी जो उनके चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि भाई 2-4 सवाल बाहर आए हैं, 2-4 पन्ने बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के माइंडसेट के साथ हमारा तंत्र काम कर रहा है। और आज जो 22,000 लोग, आप सोचो बॉस कि सिस्टम में कहाँ, मतलब इस समय उत्तराखंड का सिस्टम कितना खाली हो रखा होगा, और इन लोगों के लिए अगर हम फिर से वही बात घुमाने फिराने वाली बात कर रहे हैं, तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो बात अभी आपने भी कही और जो बात अभी यहाँ पर बहस के दौरान निकल करके आई थी कि 2027 का चुनाव है, तो इसको 2027 तक तो इस मुद्दे को खींचना ही खींचना है, क्योंकि ये मुद्दा मात्र नियमितीकरण का नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है जो सत्ता तक पहुंचने की एक सीढ़ी बनता जा रहा है। हर मुद्दा राजनीतिक होता कुलदीप भाई। जब एक समय एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हमने हाल में जो प्रदर्शन देखा बेरोजगार संघ का या अभी उपनल का देख रहे हैं, और कुछ तो गाँव में भी मशाल जुलूस निकलते हमने देखे हैं, सड़क पर जनता आई, कुछ हमने चौखुटिया वालों को देखा, उन लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, उन्होंने कहा कुछ मांगे हमारी हैं, आप देखिए इन पर काम हो सके, बेचारे पैदल पैदल देहरादून आए, यहाँ से खाली गए ना। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये टाइम फ्रेम फिट आता है, उनको ये लगता है कि चुनाव है तो दबाव बनाया जा सकता है, वरना साल भर 5 साल में कोई भी सुनने को राजी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो चुनाव होगा तो कोई इनके दर पर चले भी जाएगा, विपक्ष वाले चले जाएंगे, पक्ष वाले चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वरना अगर चुनाव ना हो तो आप इनको पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि ऐसा होता है ना? अब मैं वो चौखुटिया वालों को मैंने देखा, मैं लगभग उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से एक आदमी ने उस अक्षिण को शुरू किया था, बम गठाया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत कुछ निर्णय हो जाएगा। भाई साहब, वो निर्णय क्या हुआ, उस वहां पर डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर इतना घोलमोल कर दिया विभाग ने, या फिर शासन में बैठे उन तमाम बड़े अधिकारियों ने। 2 डॉक्टरों की तैनाती अल्मोड़ा से ट्रांसफर करके वहां कर दी, 2 को हल्द्वानी से वहां भेज दिया, 2 को कहीं और से अटैच कर दिया, और भाई साहब वहां पहुंचा एक भी नहीं। 6 डॉक्टर भेज दिए इन्होंने, फिर बाद में आदेश वापस ले रहे, हम सबने देखा। तो सतीश भाई, इतनी किरकिरी, इतनी सारी चीजें, इतना घालमेल, इतना कंफ्यूजन, क्या लगता है क्या करेगा ये जनता को? कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर हम चुनावी चश्मे में इससे भी देखें तब भी ये बहुत खतरे की घंटी है। ऐसी चीजें किसी भी सियासी दल के लिए, सरकार आपकी है या कांग्रेस की है, किसी की, ऐसे सिचुएशन में जब चुनाव के दहलीज पर प्रदेश खड़ा हो और ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हो, सब लोग सबके सामने घूम रही और निर्णय लेने की क्षमताएं खत्म हो गई हो अधिकारियों की और बैठे लोगों की। नहीं पंकज भाई, निर्णय लेने की क्षमता हमारी सरकार में, हमारे प्रदेश नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री में परिपूर्ण भरपूर रूप से है। इसकी टेंशन विपक्ष को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना किसी को लेने की जरूरत है। आप देखिएगा कि पूर्व में भी जो भी डिसीजन हुए, जो भी निर्णय लिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारी प्रदेश सरकार द्वारा, कहीं पे भी कोई विफलता वाली बात नहीं है। सब निर्णय मजबूती के साथ लिए गए हैं। और रही बात जो अभी हमारे जो भाई लोग, जो उपनल में भाई बहन जो भी हैं, जो आंदोलनरत हैं कर्मचारी, मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ, सबको विश्वास के साथ कहता हूँ कि निर्णय जो भी आपके लिए लिया जाएगा ये हमारी सरकार लेगी। और सच में देखिए, जो देता है ना उसके पास लोग ज्यादा उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, तो इसीलिए उन्हें पता है कि यही एकमात्र सरकार है जो उनके सारे वादे जो पूरे कर सकती है, जो उनसे करे गए थे। और निश्चित तौर पे पंकज भाई आप देख लीजिए ना, कोई भी मुद्दा हो, आज से पहले नहीं हुआ, लेकिन हमारे समय में सीबीआई जांच हुई, हमारे समय में सीबीआई जांच के आदेश हुए। जब तक सीबीआई जांच, अरे पंकज भाई एक बात सुनिए ना, जब तक सीबीआई जांच नहीं हुई, जब आदेश भी हो गए थे, उसके बाद भी ये परेशान रहे कि अरे सीबीआई जांच रुकवा रही है, अरे सरकार नहीं कर रही। लेकिन हुए ना तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे मुद्दे इनके हाथ में नहीं आने वाले हैं। ये चाहे लाख कोशिश कर लें, इनके नेता वहां जाके बोले कि हेमंत नंदन बगोड़ा के जो टाइम पे ये हुआ था, वो हुआ था, अरे तो 10 साल तो आपकी भी सरकार रही, आप कहाँ गए थे उस समय? आपने क्यों नहीं बनाई उपनल के लिए कोई भी नीति? आपने क्यों धोखा करा उन लोगों के साथ? पेपर लीक में आपने क्यों नहीं सीबीआई जांच करवाई? मैं कहना चाहता हूँ ये हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही जो कर्मचारियों को मिलेगा, जो उनके जीवन के लिए हितकारी होगा, वही आदेश करा रहा है। उम्मीद करके
उपनल कर्मचारी भी उम्मीद लगाकर बैठे, इसीलिए तो वो चकोटिया वाले पद यात्रा लेकर देहरादून पहुंचे, झंडे बैनर लेके। बोला कि आप आपने राजनीतिक कनेक्शन जोड़ा ना कुलदीप भाई से, इसमें मैं कमेंट बाद में लूंगा कि राजनीति में विपक्ष वाले लोग उनके साथ, हाँ यूकेडी वाले लोग उसमें शामिल थे, यूकेडी वाले लोग आ रहे थे, उनके साथ थे, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है, कोई चिंता वाली बात भी नहीं है कि कोई किसी के साथ खड़ा है या नहीं है। दुख तकलीफ में तो सभी खड़े रहते हैं, अब विपक्ष वाले हो या पक्ष वाले भी हो जाए तो फिर मिसाल ही कायम होगी। आशीष नोटियाल के पास में जा रहा हूँ। आशीष भाई, एक बात को समझाने की कोशिश कीजिएगा, उत्तराखंड में क्या बदलता देखा हमने? जब 14/4 की बात कर रहे हैं, 4 से लेकर उपनल का नाम 7 बात में बदल गया, हमने क्या बदलता देखा? सरकारें बदलती देखी, मुख्यमंत्री ऐसे बदलते देखे छुट्टियों में, हमने कुछ ही चेहरों को कुछ ही पदों पर बैठे देखा, हमने कुछ ऐसे अधिकारियों को भी देखा जो अधिकारी को सरकार को घुमा रहे हैं, सरकार को घुमाने वाले हैं। ये सब की सरकारें में हुआ, लेकिन कर्मचारी, शिक्षक, बेरोजगार लोग, ये लोग सड़क पर धक्के खा रहे, कोई मशाल जुलूस निकाल रहा है बेचारा, कोई उपनल वाला कह रहा है भाई हमारे लिए कोई ठोस नीति नहीं बनती। ये सियासी दलों का कर्तव्य है कि वो निश्चित करें, बताएं कि हाँ भैया हम आपके लिए हैं, आपके द्वारा बनाए गए हैं, फैसले हम लेंगे। ये फैसले लेने में कंजूसी क्यों, नीति बनाने में कंजूसी क्यों इस प्रदेश में देखने को मिलती है? पंकज भाई, जब से भाजपा आई है तब से इन्होंने राज्य को सिर्फ कर्ज में डालने का काम किया। 9 साल हो गए पंकज भाई, 9 साल हो गए इस मुद्दे को, आज का नहीं है ये। 9 साल तो सरकार को आए हुआ है, 9 साल से क्या उस मुद्दे को विपक्ष सॉल्व करेगा क्या? पंकज भाई आप बताए ना, आप विपक्ष से क्या उम्मीद रखते हैं? कांग्रेस ने काम किया है अपने टाइम पर, कांग्रेस ने आप बताए ना राजधानी को भराड़ी शहर में राजधानी बनाने का काम किया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सब कुछ इन्होंने क्या किया? सवाल इनसे बनता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उपनल कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं वो इनके खिलाफ बैठे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बैठे हैं, वो इनके खिलाफ बैठे हैं और इन्होंने ही कोर्ट जाने का काम किया उपनल कर्मचारियों के खिलाफ। ये कैसी सरकार है जो अपनी जनता के खिलाफ कोर्ट जाने का काम कर रही है? सवाल तो इनसे बनता है पंकज भाई, सरकार कांग्रेस से नहीं बनता है। कांग्रेस से सवाल तब बनेगा जिस दिन कांग्रेस सत्ता में होगी। हमारे टाइम पर जो आज स्थिति आप बताए ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन्होंने जो है हमारा धरना स्थल को कहाँ एकता विहार पहुंचाने का काम किया। वो आप किसी को धरना भी नहीं देना चाहते हैं। आप जो हड़ताल में बैठते हैं उन विचारों को माओवादी बोलने का काम करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो ये सब काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई। हम लोग तो पीड़ित के साथ हैं और साथ रहेंगे। भाई नरेंद्र तिवारी जी को ना ये बीजेपी वाले भी खूब याद करते हैं, कांग्रेस के नेता प्रदेश के हरीश रावत जी को भी प्यार करते हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी के द्वार पे जाए रहते हैं, तो उन्हें प्यार करते हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी नीतियां और उनका एक दूरदर्शी मार्गदर्शन, दूरदर्शी सोच उनकी थी ना। अब वो बुजुर्ग थे, वो उतनी उम्र नहीं और उससे आगे काम नहीं चल पाया। अगर होते तो शायद मैं कहता हूँ कुछ कर्मचारियों को लेकर कुछ और निकल कर आता। जिस आदमी ने उसका सोच लिया था कि आने वाला वक्त ये है और यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा ही नहीं पाए, कांग्रेस वाले आगे बढ़ा ही नहीं पाए, बीजेपी वाले उसको आगे बढ़ा ही नहीं पाए। आज कर्मचारी सड़क पर आ गए। मुझे तो अच्छा है कि मैं पत्रकार हूँ और मुझे ऐसा फ्रेम मिला है, कैमरा मिला है, मेरी भड़ास निकल जाती है। लोग तो कुंठा में मर जाते हैं ये हो क्या रहा है। बोली भाई ये बार-बार ये कह दिया जाता है कि ये राजनीतिक रंग ले लिया गया, राजनीतिक ले लिया गया। मैंने तो देखा कि कई तो दल निकले आंदोलन से, प्रदर्शन से निकले, कई नेता निकले वो धरना प्रदर्शन से निकले। जब कोई विपक्ष वाला या कोई भी आदमी है, जैसे यूकेडी वाले चले थे इंडिया वालों के साथ, कोई इनके साथ भी खड़ा होगा, तो इसमें कोई हर्ज है क्या, कोई गुरेज है क्या इसमें, या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये कभी-कभी ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो दल सत्ता में है वो भी तो राजनीति के बल पर ही तो सत्ता में है। तो राजनीतिक दल ही तो है जो सत्ता में है, ठीक। और अगर जनता के मुद्दों को लेकर के विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, तो हमने तो अगर मैं सीधे कहूं तो जब देश में 2G घोटाला हुआ, 3G वाला मामला हुआ, या कोलगेट वाले मामले रहे, या महंगाई को लेकर के मामले रहे, तो हमारे सामने तो उन तमाम नेताओं के चेहरे आपके मेरे नजरों के सामने आ रहे होंगे जो सिलेंडर लेकर के बैठ रहे थे, पेट्रोल बढ़ने पर उसमें गाड़ी लेकर, बैलगाड़ी के ऊपर गाड़ी लेकर के जा रहे थे, या प्याज की माला पहन रहे थे, ठीक है। तो जन मुद्दों पर ही तो आंदोलन होता है, उन्हीं पे तो राजनीति होती है, ठीक है।
विपक्ष विपक्ष में रह करके जनता के मुद्दे उठाता है और चुनाव में उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाता है। ठीक है, फिर जनता न्यायाधीश होती है, वो चुनती है। सत्ता पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है। ठीक है जी। तो लेकिन ये बात कहना वास्तव में बड़ा कभी-कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग देखते हैं इन मुद्दों अरे जनता के मुद्दे होते ही राजनीति के लिए, क्योंकि उन्हीं को सीढ़ी बना करके आप सत्ता की चौखट पार करते हो। और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड राज्य अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं जितना महसूस कर रहा हूँ, आंदोलन की उस ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पाया है ये राज्य। आज भी हम राजनीति के मामले में उतने आगे नहीं आ पाए हैं जितना हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए हुए। आप उत्तर प्रदेश में राजनीति को देखिए और उसी से अलग हुए उत्तराखंड राज्य को देखिए। आज भी हमारे युवा, हमारा जनमानस जो है कहीं ना कहीं आंदोलन की ऊर्जा से विपरीत ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो तो बनी रहनी चाहिए। में उतना सक्रियता नहीं पाए। ठीक है, वो राजनीति के क्षेत्र में उतने सक्रिय नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये चीजें आज बनी हुई हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जिन चीजों को लेकर के राज्य में बात करते हैं, जिन चीजों को लेकर के उत्तराखंड निर्माण के समय बात हो रही है, अब आज बड़ी चीज क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से सतीश भाई से कहूंगा, सतीश भाई, क्योंकि आज प्रदेश में 8 साल पूरे होने के बाद 9वां साल जो है वो भाजपा समर्थित की सरकार को हुआ है। ठीक है, तो अब जो ज्यादा सवाल हैं वो सत्ता से पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई 9 साल का समय, 8 साल, साढ़े 8 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। ठीक है, हमने कितनी कितनी समस्याओं को सुलझाया है। ये सारे मुद्दे चुनाव में जनता की अदालत में जाने वाले। आज की डेट में हमने परसों प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। मैक्सिमम चीजें वो थी जो खुद प्रधानमंत्री ने यानी कि केंद्र सरकार ने की हुई। ठीक है, हमारे पास राज्य सरकार के क्या मुद्दे हैं? आज खुद राज्य सरकार को ये नहीं मालूम है कि वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएगी। आज भी उसके पास प्रधानमंत्री के ही वो मुद्दे हैं, चाहे ऋषिकेश बद्रीनाथ रेल मार्ग हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे बद्रीनाथ डेवलपमेंट हो, चाहे केदारनाथ डेवलपमेंट हो, चाहे मानस खंड यात्रा हो, कॉरिडोर हो, चाहे जो हमारा उधर पर्वत है उनकी परिक्रमा वाला जो कार्यक्रम है वो हो, या कुमाऊं में जो कुमाऊं मंडल में जो मंदिरों को लेकर के श्रेणी बन रही है उनको लेकर हमारे पास हमने राज्य जनता को लेकर के क्या चीजें हैं ऐसी जिसमें जनता कहे कि सीधे तौर पर उसको लाभ हुआ है, उसको फायदा मिला है। तो अवस्थापना के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी हम रोजगार के क्षेत्र में, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सचिव ये बात कह रहे थे उपनल को लेकर के, जब उनसे बात हुई कि उपनल के कर्मियों को अब विदेश में भेजा जाएगा और कैबिनेट कमेटी ने संशोधन किया है, तो सचिव साहब बोल गए कि आपको तो पता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी कितनी। ये बोले थे, मेरे को याद है, बोले थे। ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि मैंने क्या बताओ, ये तो सरकार के अधिकारी हैं, ये खुद यहाँ बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। जिक्र किया, हाँ उन्होंने किया, जिक्र किया। ठीक है, हम पत्रकार हैं, हमारा काम सिर्फ इन बिंदुओं को कैच करना होता है। ठीक है, तो सवाल हम खड़े नहीं कर रहे हैं, वो तो बात आपके यहाँ से भी निकल करके आ रही है। तो सतीश भाई भी मानते हैं कि बेरोजगारी है, कौन मना कर रहा है? ये भी कहते हैं बेरोजगारी है, लेकिन मेरे को हम उसके लिए काम कर। सतीश भाई, बेरोजगारी है, मतलब सचिव के मुंह से निकलना कोई वाली बात नहीं है। वो जानते हैं कि विदेश भेजेंगे तो बेरोजगारी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन पहले उपनल वालों को विदेश भेजने की बजाय पहले हम प्रदेश में ही उनका कायाकल्प करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें तो बेटर है। इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? वैसे पंकज जी, मैं एक बात देखिए, ये तो सतीश भाई अपने जो हैं भाजपा के, मैं जितने मैं प्रवक्ताओं के साथ बैठा हूँ डिबेट में, मुझे सतीश सीजन लगते हैं। मेरे को सीजन है, बहुत शालीनता से बात रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम लोगों में है ये चीजें वहाँ, लेकिन ये अच्छी बात है। वो चीज नहीं है, उनमें भी आई नहीं है, वो थोड़ा उतने बड़े बने नहीं है ना, बड़े बनने की ओर जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब आप भी पत्रकारिता में आए होंगे या उसके बाद जब शुरू हुआ होगा, जब उसमें कोई प्रवक्ता हुआ होगा, आज वो मंत्री होगा, या फिर उस दौर अलग था। मुझे याद है मतलब ऐसे हम कई बार हम जाते थे, जब वो मंत्री नहीं थे तो वो हम वहाँ गए, जब मंत्री बने, बाल कल्याण मंत्री बीजेपी की सरकार किसमें थे, तो एक स्टोरी की थी हमारे देहरादून में ना, जानते होंगे भाई, ये देहरादून में मैंने एक स्टोरी की भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, वो पता नहीं कोई स्टोरी की मैंने, और एक और स्टोरी कोई साथ में की, वो मातृ सिंह भंडारी की फोटो थोड़ा सा ऐसी लगी, एक भूमि घोटाला हुआ था,
तो नीचे भूमि घोटाला छप गया फिर और ऊपर उसकी वाली स्टोरी छप गई। अब माता सेक्रेटरी सिंचाई विभाग का प्रकरण था वो। हाँ, वो घोटाला चला, पर उसको ध्यान इतना नहीं है, तो मेरे को बुलाया, बोला इधर आ, क्या किया? क्या किया? बोला लोग तो सोचेंगे घोटाला इसने क्या है, इतना तो कौन देखेगा ऊपर में, क्योंकि घोटाला बड़ा लिखा है क्यों लिखा? मतलब बाद में ना लोग बदल जाता है थोड़ा, वो चीजें हालांकि है नहीं। सतीश भाई बड़े सभ्यता से रखते हैं, और भी कई लोग हैं, ऐसा नहीं हमारे बीजेपी में भी लोग हैं, लेकिन इन उपनल कर्मचारियों को लेकर मेरा तकलीफ, मेरी दर्द, मेरी आक्रामकता, मेरा वो सवाल अभी भी वही कायम है कि मैं इनको खलीफ को आज से नहीं देख रहा हूँ, जब से ये बने, जब से ये संघर्षरत रहे, ये हमारा काम भी करते हैं, जबकि हम देहरादून जाते हैं, हल्द्वानी जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, ये बोलते हैं भाई इनसे हाल चाल पूछो, आइए क्या खाएं, क्या हाल चाल, ये नहीं होना चाहिए भाई। नहीं, निश्चित तौर पे पंकज भाई देखिए, सरकार उस पर कार्य कर रही है। मैं अभी बोल भी रहा हूँ कि जैसे कमेटी गठित हुई है और वो अपने नियमित समय अंतराल में अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा समय और दीजिए। अभी तो कुछ नहीं होगा फिर, ये बात समझे? नहीं पंकज भाई, देखिए चुनाव के बाद वाली बात ही नहीं है, तो शॉर्ट टाइम का बिल्कुल जो देर होनी है, इतना शॉर्ट टाइम में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद निश्चित तौर पे सबके सामने वो आएगी और शासन को देगी, और उसके बाद आप देखिएगा उपनल कर्मचारी भी यही अपने भाई बहन ही है, अपने प्रदेश के ही लोग हैं, और आप जैसे मीडिया हो, आप लोगों के द्वारा ये सारी चीजें आएंगी सामने, तो देखिएगा सब चीज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अभी तो चल रहा है मसला, नहीं, सरकार अपने गंभीरता के साथ कार्य कर रही है पंकज भाई, सरकार सच में गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। ये निश्चित तौर पर भी देखिएगा, रिपोर्ट जब आएगी आपको पता चल जाएगा खुद ही, और आपके माध्यम से ही हमें भी पता चलेगा। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं कि रोतेला की ऐसा बोले तो फिर देखें, तुरंत बोले। एक आध बार तो मसला ऐसा भी हुआ कि वो मतलब मामला पहुंच गया वहां तक, तो कई बार आपको मेन बात ये ना, मुख्य विपक्षी दल ही चले गए यहाँ से, तो क्या बोले, हम भी थोड़ा आपके साथ हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेटर हो सब चीजें, इतनी अच्छी चर्चा, लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं रहा सतीश भाई, कुलदीप भाई, जहाँ पे मैं शुरू किया था, कुछ ऐसा मुझे ठोस लगा नहीं, निकलता हुआ जिस समय लगे कि हाँ ये उपनल कर्मचारी। अब देखिए ना, एक चीज और है कुलदीप भाई, मैं जल्दी से कह देता हूँ आपको, कुलदीप भाई तो कितने समय से पता है, ये सब ऑफ रिकॉर्ड रहेगा या रिकॉर्ड में रहेगा? ये भी जो भी चर्चा हुई है लास्ट की, ये सब रिकॉर्ड में कुलदीप भाई और है नहीं आपके प्रोग्राम में आएगा, मतलब सब आएगा, जो इसमें गलत क्या है कुलदीप भाई। एक चीज और है, इस जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ना, इसमें मैंने देखा ये युवा पहले वाले लोग जो थे वो मंच खोजते थे कहां पर अपनी बात को रखें, पेपर खोजते थे, इंटरव्यू कोई ले ले हमारा भाई ले लो ना। अभी मैं इनको देख रहा था, भाई साहब भट्ट जी को मेरी बात हुई, मैंने इनको पहले ही कॉल किया, तो मैंने कहा भैया आपका मुद्दा बढ़िया है, ये आपका संघर्ष है, आप अपनी बातों को रखिए। अब उनकी गंभीरता इस बात से झलकती है कि वो ट्रेवल कर रहे हैं, या वो, मैं कहता हूँ वो नहीं है तो दूसरे को बता सकते हैं, कोई दूसरा हो सकता है। इस ऐसे ही मैंने चपटिया वाले मसले पर देखा, रात में मैं उनके साथ था, मैं बातें कर रहा था, बाद में जब से यूकेडी वाले जुड़ गए, जो गाँव वाली बेल्ट होती है ना, जहाँ मेरे वहां से वो पड़ता है, तो वो कांग्रेस वाली बेल्ट आ जाती है, वहां से बिष्ट जी अपने वो है विधायक, तो वो मेरे को पूछ रहे कि आप कहाँ से हैं, वो आपका एरिया से हैं। बात में मैंने बात करना और बोलना बंद कर दिया। एक केशव वाला प्रकरण आया था, ऊपर वाला वो तलवाल वाला, आपको याद है? केशव तलवाल वाले में भी यही हुआ, लोग अपनी बात को रखने के लिए गंभीरता ही नहीं, हल्ला जरूर करेंगे, गंभीरता दिखाएंगे नहीं, ये लोग जवाब कहाँ से। अब अभी वो थे ना अपने बड़ी, वो भी आकर चले गए, उनको पता ही नहीं, सवाल ही नहीं कर पाए, जवाब दे पाए। ऐसे लोगों को थोड़ा सा मेरे हिसाब से सोचना और समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई, आपका मैसेज जुड़ गए, सतीश भाई भी चले गए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जल्दी से जल्दी उपनल वालों का जो जितनी भी समस्याएं हैं इसका समाधान हो। ये कमेटी और बनी है, लेकिन इस बार तो खुद सब करता धरता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। तो 22,000 कर्मी हैं, 22,000 कर्मियों को लेकर फैसला होना है, नियमितीकरण, उनके वेतन को लेकर, कट ऑफ को लेकर, तमाम तरह की चीजें पेच इसमें फंसे हुए हैं, और ये उम्मीद अब की जा सकती है कि कोई चीज ठोस निकल कर आए जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में और उनके अंडर में चीजें होंगी। अब क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या कहेंगे, अब तक तो कुछ निकला नहीं इसका हल, सालों हो गए। आप कमेंट करके बताइएगा, चर्चा को शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।